हल्के कौन से हैं जिनको रिजर्वेशंस हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हुमायूं खान साहब हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस मामले पर हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो हुकूमत बन गई है, पहले माजी में भी हमने देखा हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन मौजूद होती है, लेकिन हुकूमत की ओनरशिप किसी न किसी के पास होती है। अब यहाँ पर मामला ये है कि ना तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो कुल्ली तौर पर इसको हुकूमत को अपनी हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हमें टीम जो है वो सिलेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन काबीना में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगता ही है कि उनको ये खदशा है कि ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जो साल 2022 से ऑनवर्ड हुआ वही कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। तो ये इस सारे तनाजुर में ये मामला चलेगा फिर कैसे, ये हुकूमत चलेगी कैसे इस संगीन बहरानों के मौजूदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे वो बचपन में हम गेम खेला करते थे, पास द पार्सल। वो जब आपके पास पार्सल आता था ना, आप अगले को दे दिया करते थे कि आपके मथे ना लग जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज होती थी ना, उल्टी सीधी काम। इस वक्त ये जो हुकूमत में लोग हैं ना, ये पास द पार्सल वाली गेम खेल रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं है, तुम्हारी हो, दूसरा कह रहा है तुम मेरे साथ हो, तो वो कर रहे हैं, वो उस लिहाज से खेल रहे हैं। देखिए, हुकूमत तब इंसान ओन करता है जब उसको पता हो कि उसको मैंडेट मिला है, जब उनको पता हो कि उनको जो वोट जो डले थे वो उन्हीं को ही डले थे। इन लोगों की, ये लोग जो है ना, ये क्रिसमस ट्री की तरह है। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री जो होता है ना, उसकी जड़ें नहीं होती। वो आप एक डब्बे से निकालते हो, उसको सजाते हो, रख देते हो, काम पूरा हो जाए उसको डब्बे में रख के वापस रख देते हो और वापस भेज देते हो। इन लोगों ने डब्बे में एक चीज को पार्सल किया था, पाकिस्तान। आपने उस जमाने के आपने देखा होगा, ये अक्टूबर में आप लोगों ने कहा कि मैं पाकिस्तान को नवाज दो और पता नहीं क्या दो और ये दो और वो दो, और वो कबूतर उड़ा रहे थे और फाख्तें उड़ा रहे थे, हाथों के तोते इस दौरान में उड़ गए। ये जो सारा है ना, ये गप था। वो आए थे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, न 3 के रहे न 13 के रहे। उनके साथ जो हुआ है उससे ज्यादा बुरा मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिशियन के साथ आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। स्पेशल बुला के, स्पेशल ट्रीटमेंट करके उसको ये जा वो जा। और मैं समझता हूं कि जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े प्यारे तरीके से खेले, और उन्होंने अपना एक बदला जो था ना, वो तो उन्होंने उतार लिया। वो था मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इर्रेलेवेंट कर दिया। अभी मेरे ख्याल में जरदारी साहब जो है ना, उस बंदे को सामने रखेंगे कि जिन्होंने कहा था मैं तुझे सड़कों पे घसीटूंगा। उन्होंने उससे अपने आप को घसीटवा के ना सीधा प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचवा दिया है। और अब वो वहां से इसको देखेंगे कि इसके साथ वो क्या हशर करते हैं। ये मेरी एक सोच है, मेरी एक अंदाजा है। रही बात ये हुकूमत, देखें, ये हुकूमत जब नाअहलों की हुकूमत हो, और वो आइंस्टाइन कहता है अगर आप एक गलती बार बार दोहराओ इस नीयत से कि इसका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप इन्हीं पीडीएम वालों को बार बार लेकर आओगे विद द सेम मेंटालिटी, विद द सेम थॉट प्रोसेस, और आप ये समझो कि इनसे रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, तो फिर अगेन वंस अगेन नथिंग कैन बी मोर सिलियर देन दिस। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये याद रखें, 1960s 1950s में पाकिस्तान जो था ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। लेट 70s में जाके वो जो एक डिसीजन लिया गया था, मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो था नेशनलाइजेशन का। लेकिन उसके बाद 1980s में जब चीजें जरा सी सेटल हो रही थी, और जिस वक्त इंडिया हमसे कोई 3-4 गुना पीछे था, उसके बाद इन दो हुकूमतों ने मिल के, इन दो पार्टियों ने मिल के 28 साल हुकूमत की है। उसमें से 10 साल, 5, 6, 7 साल, 8 साल आप निकाल ले, मुशर्रफ के 2-3 साल निकाल ले, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत बनी थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के लिहाज से, वो एक्चुअली पीएमएलएन की ही ऑफशूट थी, जो पीएमएलएन को डिसरप्ट करके 25 बंदे पीछे रह गए थे और उन्होंने बाकी सबसे हुकूमत। ठीक है, तो वो उन्हीं के ही लोग थे, तो मैं तो उनको भी उसी में ही शुमार करता हूं, किसी हद तक वो है। लेकिन चले, नहीं करते ना करें, लेकिन बेसिकली इन लोगों ने हुकूमत कम अज कम कोई 15, 16, 17 साल जरूर की है। इस 15, 16, 17 साल में आप मुझे बताएं पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? पाकिस्तान 2018 में कहां खड़ा था?
पाकिस्तान 2018 में जिस जगह खड़ा था, ये याद रखिए 2008 तक आपकी स्टील मिल प्रॉफिट में जा रही थी। 2008 के बाद 2013 में आके वो बंद हो गई। 2015 में आके वो बिल्कुल बंद हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 4,500 जो एक्स्ट्रा भर्ती किए हुए लोग थे, जब उनको निकाला तो 2021-22 में 7.4 अरब रुपए का फायदा हुआ उस इंस्टीट्यूशन को। इसी तरीके से पीआईए में इन लोगों ने, अगर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर 50 बंदा होना चाहिए, इन्होंने 500 बंदा किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने भर्तियां करनी है, इन लोगों ने नौकरियां देनी है, इन लोगों ने सही। हमायूं साहब मैं आता हूं आपके पास वापस। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो आगाज में मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपके ख्याल में ये हुकूमत किसकी है, किस जमात की हुकूमत है? जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे जी, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत है? ये हुकूमत है किसकी? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट किया है, और वो इसलिए किया है कि यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो ये समझ रही थी कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, जैसे पहले 3-3.5 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये वक्त भी ठीक नहीं है, हम ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने अपना एक धांधली का और मैंडेट चोरी का बहाना बनाकर राय फरार इख्तियार किया। और उस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को वोट ना करती, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको वोट ना करती तो शायद हम हुकूमत ना बना पाते या ये बंद गली में हम जाते। और जो चैलेंजेस थे उनके लिए फौरी हुकूमत का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे आपने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, सेनेट के इलेक्शंस जो थे वो पेंडिंग हैं, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो अप्रैल में हमने आईएमएफ की तरफ जाना था, उससे वो भी हमारा जरूरी था कि फौरी हुकूमत बने। अगर हम हुकूमत नहीं बना पाते तो फिर दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और उस प्रोसेस में हमारा टाइम जो है वो तो अगर आपने हुकूमत के लिए वोट दिया तो हुकूमत तो पीएमएलएन की है, हुकूमत आपने पीएमएलएन की बनवा दी, वो आपके वोटों के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली अब ये अंडरस्टूड है कि अब वो जो भी करे हुकूमत आप उसका साथ देंगे? आप ओके हैं इस बात से कि हुकूमत जो है वो, एक तो लड़ाई पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम ही नहीं लगा पा रहे तो हम परफॉर्म क्या करेंगे? तो जब उनके अपने लोग गिवन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे से इस सूरत में पूछा ना जाए क्योंकि हम तो अपनी टीम ही नहीं बना रहे, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्या तमाम चीज़ों को ओके कर दिया है? ये इसाक डार साहब ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? लंदन में बैठ के उन्होंने इंडिया के साथ तजारत खोलने की बात कर दी। मैंने नहीं स्टेटमेंट देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की हो कि इतना बड़ा डिसीजन अकेले इसाक डार लंदन में बैठकर चंद कारोबारी शख्सियात का हवाला देकर किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, जब चीजें सामने आएंगी, पार्लियामान के अंदर आएंगी, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इनपुट जरूर देगी। कोई भी ऐसा जो काम है जिससे पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाएगा या पार्लियामान के अंदर नहीं लाया जाएगा, पीपल्स पार्टी उसके बारे में कुछ कहे तो वो कबल अज वक्त होगा। एक चीज मेरे नोटिस में या मेरे इल्म में भी आपकी विसादत से आ रही है, इससे पहले मेरे इल्म में ये चीज नहीं है, तो यकीनन जब वो चीजें पार्लियामान में आएंगी तो उस पर डिबेट भी होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको हर अच्छे काम के अंदर सपोर्ट भी करेगी। तो ये तरीकाकार दुरुस्त है कि पहले ये स्टेटमेंट आ जाए करेंगे और फिर पार्लियामान में आएगा मामला। जैसे ही इसाक डार साहब ने ये बयान दिया है, सिंगापुर में मौजूद थे भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सनद करार दिया। ये आपको जवाब में मिला। जो राजनाथ सिंह हैं, उनके वज़ीर दिफा, वो प्रोग्राम आपकी अदालत में बैठे हुए थे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान के ऊपर तो अब हमला करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी सियासी लड़ाई में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर कोई जवाब भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दे रही। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिस तरह ये गैस की और ये जो दीगर कीमतें बढ़ने का मामला है, इस सारे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि अब पिछली सीट पर बैठी हुई है कि हुकूमत जाने, मसाइल जाने, वो जो करते हैं आप ओके हैं, आपके वोट से हुकूमत खड़ी रहे। देखें, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो तो
हुकूमत की बनती है कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले या कौम को एतमाद में ले, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जब वो चीजें आएंगी तो मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। अगर चीजें मुल्की मफाद के अंदर हुई तो यकीनन हम उसे सपोर्ट करेंगे, और अगर ना हुई तो फिर उन्हें तजावीज भी देंगे कि इसका हल ये बेहतर है। और जहां तक ताल्लुक है कि कोई भारतीय वजीर खारजा किसी जगह खड़ा होकर बात करता है, तो जिस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, हमने तो भारत के अंदर खड़े होकर कश्मीर को अपनी शहरक कहा था। हमने तो कश्मीर की बात वहां पे भी की थी। हमने तो अमेरिका के अंदर खड़े होकर भी उस चीज को दोहराया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो किसी जगह, हमारी तो बुनियाद ही कश्मीर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो उसमें बुनियादी नुक्ता ही कश्मीर की तो आजादी फिर ये था। कैसे मुमकिन है, यही तो पूछ रहा हूँ हसन मुर्तज़ा साहब के इसहाक डार साहब 3 दिन हो गए वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आपके बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी वाले मामलात को बड़े करीबी बड़े बारीक बीनी से देखते हैं, उनमें से किसी शख्स का मैंने एक स्टेटमेंट नहीं देखा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं आप तजारत ओपन करने की बात। देखिए, ये उसपे पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट यकीनन आएगा। इसमें ये सारी चीजें जो हमारी खारजा पॉलिसी है या जो हमारी जुग्राफियाई सूरत हाल है, उससे हमें कतन भी ये फिल फॉर नहीं अपना रिएक्शन भी दे देना चाहिए कि थोड़ी देर में हम एक चीज कहें, कोई कान में आके कहता है और हम वो जलसे में कह दें, तो वो भी मुनासिब नहीं है। ये सारी सेंसिटिव मामलात और चीजें हैं, इनको सोच समझ कर ही उसका जवाब दिया जा सकता है। और पीपल्स पार्टी का यकीनन इस पे जो जवाब है वो आएगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। सही। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हुमायूं खान साहब, मुझे बताइए कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो पहली बात तो ये कि अनइनवाइटेड, यानी हमें नहीं मालूम, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि बरतानिया की तरफ से कोई दौरे की दावत हो। वो ब्रसल्स जाना था उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के लिए, तो वो पहले लंदन चले गए, फिर वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी समिट में गए, फिर वापस लंदन आ गए। तो प्रैक्टिकली वो अपने पहले 10 दिन में 2 दौरे कर चुके थे लंदन के, और अनइनवाइटेड वहाँ पर उनकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं डेविड कैमरून, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। फिर उन्होंने अपने हम मनसब के बजाय जो उनके जूनियर हैं स्टेट मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात की, फिर उसको अपना एक टेक्निकल बायलैटरल विजिट करार दिया, और फिर बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ा जो चेंज आने वाला है उसका ऐलान कर दिया लंदन में बैठ के। एग्जैक्टली ये हुकूमत, डू यू थिंक कि इज़ दैट द वे कि आप ये काम करें, इतना बड़ा डिसीजन वहाँ पर लंदन में बैठ के अनाउंस करें? नहीं, ऐसा ये ऑब्वियसली इस पे जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट ज़्यादा एप्ट होगी। सवाल उठाना बड़ा अहम था कि किस तरह जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो गए, और अगर उनको इनवाइट नहीं किया गया, और फिर मेरा ख्याल है उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी अपने जो काउंटर पार्ट हैं डेविड कैमरून से। और फिर ये जो अभी यानी आप जिसके मुल्क जा रहे हैं वहाँ पर आप उसके वज़ीर ख़ारजा से आपकी मुलाकात नहीं है, आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आई रिमेंबर दिसंबर 2022 बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन के लिए अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मौजूद थे एंटनी ब्लिंकन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई, वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। ये कौन सा पैटर्न है जो बन रहा है? नहीं, ये गलत है। बेसिकली इशू यही है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी की जो डिफरेंट कंटूर्स हैं, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और पिछले चंद सालों में, उसमें यकीनन बेहतरी की काफ़ी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आउटराइटली गलत। और फिर जिस तरह इसहाक डार साहब की तरफ से भी कहा गया कि ये उनका प्राइवेट विजिट था, हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा का पहली दफ़ा ख़ारजा ने खुद कहा कि ये मेरा टेक्निकली पहला बायलैटरल विजिट है, और फिर बाद में जो स्टेटमेंट आई उसमें था कि मेरा पर्सनल विजिट है। तो ऑफ कोर्स देयर आर कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन सवाल इस वक्त जो है ना ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ कितनी ज़रूरत है। हमारे फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारे जो हैं वो मसाइल हैं। हम जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब गंभीर उसके अंदर जो है दाखिल हो चुके हैं, जिसमें जो आपके दोस्त ममालिक थे वो भी आपसे जो है, अभी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया इंट्रोडक्शन में भी, जो चाइनीज़ अटैक हुआ उसकी वजह से चाइना की चाइना वाले मामले के ऊपर अगले सेगमेंट में आई हैव टू सेपरेटली डिस्कस दैट बिकॉज़ दैट्स वेरी सीरियस। टच कर रहा हूँ कि वहाँ से भी कुछ रिजेंटमेंट्स थी। उसके अलावा अमेरिका से आपको पता है बड़े अरसे से बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं हो रही थी। अभी जो आपने
हेयरिंग का जिक्र किया, स्पेशल जो हेयरिंग हुई कांग्रेस की, उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। फिर आपके बाकी जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने बहुत सारे वादे किए हुए आपसे, मिडल ईस्टर्न कंट्री होगी, GCC की होगी, कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन फिर उसको उन्होंने IMF के साथ अटैच कर दिया कि जब तक आप उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम आपके साथ नहीं आते। तो ये मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अब इन मसाइल से निकलना जो है ये स्ट्रैटेजी मेरा ख्याल है उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और उसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा जो इस वक्त की मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है। और ये सवाल आपका बड़ा अहम था कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है या नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने देखा कि इस वक्त इस बजट तक बहुत टफ फैसले होने, तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी है उसको पता है कि अगर उनकी वोट से ये हुकूमत बनी है तो वो हुकूमत का हिस्सा पार्ट एंड पार्सल है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है। प्रेसिडेंट उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास है। और अगर अभी आपने हसन साहब से सवाल किया कि क्यों नहीं स्टेटमेंट आई, तो उनके 2 वज़ीर ख़ारजा रह चुके, बल्कि 3-4 वज़ीर ख़ारजा इस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उसका हिस्सा रहे हैं, उनके सफ़ीर रहे हैं जो भी इस वक्त मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो किसी न किसी की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। शेरी रहमान साहिबा हैं, बाकी लोग जी हैं, एग्जैक्टली, हिना रबानी खान साहिबा हैं। लेकिन टू गिव द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, एक जो PMLN की तरफ से वर्जन आ रहा है वो ये था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर इसहाक डार साहब से जब सवाल किया गया तो उस वक्त उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, इट वाज नॉट अ पॉलिसी स्टेटमेंट। अगेन फिर इतनी सीरियस बात पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, ये नहीं हो सकता कि आप इस किस्म की बात करें और उसकी टाइमिंग देखें कि इंडिया में इलेक्शन हो रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और आप उस वक्त दे रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने आपको एंटरटेन नहीं करना, आपके ऊपर उसका जवाब मिल गया ना। इंडियन वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने जो स्टेटमेंट दिया है, देखें उन दोनों की स्टेटमेंट को भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी या जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पे अगले महीने इलेक्शन, बल्कि इस महीने अप्रैल के शुरू में जो है 21 से शुरू हो स्टार्ट हो गया, मुख्तलिफ फेजेस में होगा। तो उसमें उन्होंने अपना पाकिस्तान के साथ जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट था उसको उन्होंने उजागर करना था, तो वो स्टेटमेंट उसको उस सेंस में लें। लेकिन ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट खतरनाक थी। स्टेटमेंट मैं नहीं कहूँगा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाना चाहिए, लेकिन टाइमिंग बड़ी गलत थी। आई एग्री विद यू। ये वापस आके पार्लियामेंट में जिस तरह हसन साहब ने कहा वहां पर डिस्कस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब वापस आएंगे तो उसका कितना असर होगा, मेरा ख्याल है वो बॉल गुजर चुकी है। मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब लेंगे जो हुमायूं साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर।